हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा अपन पढ़ रहे थे, थर्ड पेपर अपना चल रहा है क्वांटम फिजिक्स, और उसमें सेकेंड यूनिट अपनी चल रही है। आज लास्ट टॉपिक है सेकेंड यूनिट का। इसके बाद सेकेंड यूनिट अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है एकल स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन। अब विवर्तन तो अपन ने पढ़ा होगा पहले कई बार। फर्स्ट ईयर में अपन ने ऑप्टिक्स में पढ़ा है प्रकाश का विवर्तन। फर्स्ट ईयर से पहले 12th क्लास में भी पढ़ा है। तो प्रकाश का विवर्तन तो हमने पढ़ा ही है, और इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का विवर्तन भी किसी इसके पहले वाला जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें हमने डेविसन जर्मर प्रयोग पढ़ा था। द्रव्य तरंग के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए, यानी कण एक द्रव्य तरंग की तरह बिहेव करता है, इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए हमने पहले भी डेविसन जर्मर प्रयोग पढ़ा है। तो यहाँ भी हम एकल स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन के विवर्तन को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं अपन एकल स्लिट समझते ही हो, एक बारीक रेखा छिद्र, क्योंकि विवर्तन की आवश्यक शर्त होती है लैम्डा लगभग बराबर a, यानी तरंग दैर्घ्य के बराबर साइज का क्या होना चाहिए, रेखा छिद्र का आकार, साइज या चौड़ाई कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम एक रेखा छिद्र मान लेते हैं AB, पतला रेखा छिद्र है, बारीक सिंगल स्लिट, इसकी चौड़ाई मान लेते हैं 2b, सेंटर से बराबर मान के टोटल चौड़ाई है इसकी 2b। स्लिट की चौड़ाई 2b है, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन पुंज समानांतर इलेक्ट्रॉन पुंज को आपतित करा है, इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज। जैसे कि प्रकाश में हम समतली तरंगांतर आपतित कराते हैं, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किरण पुंज हमने आपतित कराया। पुंज मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का समूह, कोई एक इलेक्ट्रॉन तो एक बार में कोई होता नहीं है, पूरा पुंज यहाँ पे हमने आपतित कराया। अब इसको हम पर्दे में प्राप्त करेंगे, ये पर्दा है। अब चूंकि तरंगों का गुण होता है डिफ्रैक्शन, जो विवर्तन होता है वो किसका गुण होता है, तरंगों का। विवर्तन का जो गुण है वो तरंगों में तो होता ही है। प्रकाश तरंगों का विवर्तन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, पूरा का पूरा चैप्टर है, टॉपिक है, यूनिट है, और 12th क्लास में भी पढ़ रखा है। तो विवर्तन तरंगों का गुण है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो द्रव्य कण है। लेकिन इससे पहले वाले यूनिट में हम पढ़ चुके हैं द्रव्य कणों की डबल नेचर। द्रव्य कण का मूल स्वरूप कण तो है ही, लेकिन वो तरंगों की तरह बिहेव भी करते हैं। देवरोगली परिकल्पना हमने पढ़ी है अच्छे से, और उसको प्रैक्टिकल सत्यापन भी कर चुके हैं डेविसन जर्मर प्रयोग से। तो अगर द्रव्य कण ही होता खाली है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन द्रव्य कण ही है, तरंग की तरह बिहेव नहीं करता, तो फिर इसकी जो तीव्रता है पर्दे के केवल किस बिंदु पे प्राप्त होती है। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन केवल द्रव्य कण होता तो सारे इलेक्ट्रॉन सीधे चलते x दिशा में, पर्दे के मध्य में केंद्रीय बिंदु पे पहुंचते। तो तीव्रता केवल यानी उच्चिष्ट जो प्राप्त होता है, उच्चिष्ट का मतलब मैक्सिमम तीव्रता वो यहाँ प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखा कि यहाँ तीव्रता इसकी यहाँ भी प्राप्त होती है, दोनों साइड में, यानी यहाँ भी कणों के पाए जाने की संभावना है, वो पाए जाते हैं इधर भी पर्दे के केंद्रीय बिंदु के इधर भी। तो यहाँ मान लो P1 बिंदु पर भी पाया जा रहा है, P2 बिंदु पर भी पाया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ जो पहुंचा इलेक्ट्रॉन वो विवर्तित होकर ही पहुंचा है। सीधा अगर चलता तो केवल पर्दे के केंद्रीय बिंदु P0 पे पहुंचता, यानी उच्चिष्ट केवल P0 पहुंचता, अगल बगल में कोई मतलब नहीं था। तो अगल बगल में भी पहुंचा, जैसा विवर्तन प्रतिरूप कैसा है, प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप जैसा।
प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में भी ऐसा ही ऑब्जर्वेशन मिलता है कि मध्य भाग में एक चौड़ी चमकीली तीव्रता की मैक्सिमम तीव्रता की पट्टी की, उसके बगल में निम्नलिखित मिलते हैं, फिर द्वितीय उच्चिष्ट मिलते हैं। तो ऐसा ही ऑब्जर्वेशन यहाँ इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के लिए भी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि जिस तरह प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का भी विवर्तन हो रहा है। अगर नहीं हुआ होता तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता। तो यहाँ हम इसका प्रारंभिक बेसिक कुछ लेते हैं। माना एक पतली स्लिट जिसकी चौड़ाई, पतली स्लिट का नाम देते हैं AB, जिसकी चौड़ाई 2B है। टोटल चौड़ाई 2B है इसकी, यानी कि B तो ये इधर का आधा हो गया और B ये नीचे की तरफ हो गया। इधर वाले को -B लिख सकते हैं, इसको +B लिख सकते हैं। तो एक पतली स्लिट AB, इसकी चौड़ाई 2B है, पर एक इलेक्ट्रॉन किरण पुंज आपतित होता है। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज आपतित होता है। यदि इलेक्ट्रॉन केवल द्रव्य कण होता, यदि इलेक्ट्रॉन केवल द्रव्य कण होता यानी तरंग नहीं होता, तो उसकी तीव्रता केवल पर्दे के केंद्रीय बिंदु P0 पर प्राप्त होनी चाहिए, अगल बगल में नहीं होनी चाहिए, P0 पर प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात x दिशा में गति होनी चाहिए। अगर केवल द्रव्य कण होता, द्रव्य कण का परिवर्तन होता नहीं है, परिवर्तन तो तरंग में होना है। अगर केवल द्रव्य कण होता तो फिर ये सीधा चला जाता पर्दे केंद्रीय बिंदु पर, सारे इलेक्ट्रॉन सब चले जाते निकल के, विवर्तन होता ही नहीं, विवर्तन तो तरंग में होता है। एक्स दिशा में गति होनी चाहिए, परंतु पर्दे पर तीव्रता वितरण जो पर्दे पर दिखा रखा हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग, तीव्रता वितरण प्रकाश के विवर्तन के अनुरूप प्राप्त होता है। जैसे प्रकाश के विवर्तन में प्राप्त होता है, प्रकाश के विवर्तन के अनुरूप प्राप्त होता है, जिससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन का विवर्तन होता है। अब इसके लिए अपन एक तरंग फलन माने कि इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हो रहा है, इसका मतलब तरंग प्रकृति उसकी है, तो इलेक्ट्रॉन की गति के साथ एक तरंग फलन भी संबंध होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की गति तरंग गति कर सकते हैं, तरंग की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की तरंग गति से संबद्ध तरंग फलन T बराबर 0 समय के सापेक्ष नहीं, केवल स्थिति के लिए है। psi y0 नहीं y टी है ना, तो y दिशा में है इसका, इसलिए अपन y विवर्तन y दिशा में है, इसके साथ चल रहा है y दिशा में विवर्तन। psi y बराबर 1/2b के बराबर जो है 2b, क्योंकि b जो y स्थिति है वो लेस देन इक्वल टू b, b से कम दूरी है y दिशा में, y दिशा ये नहीं इधर की तरफ, b से कम है तो ये फलन होगा, और अगर b से ज्यादा है तो b
y लेस देन इक्वल टू b के लिए लेस देन है या बराबर है और ग्रेटर देन है तो फिर जीरो का, तो इसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन कुछ है नहीं, उनका कोई मतलब नहीं, बाहर वाले वापस चले जाए, उनसे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे ये तरंग फलन 1/√2b क्यों लिया, इसका रीजन है असामान्यीकृत प्रतिबंध। इसको समीकरण 1 लिख देते हैं जी। फलन psi y0 बराबर 1/√2b लेने का मुख्य कारण प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध है। तो यहाँ पे हमें ऐसा फलन चाहिए जो प्रसामान्यीकरण फलन हो। अब प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध का पालन b और -b लिमिट में, लिमिट क्या होगी इसकी -b से +b, नीचे की तरफ जो b है -b, ऊपर का +b, टोटल डिस्टेंस चौड़ाई कितनी है 2b। तो इसका अगर हम प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता निकालते हैं psi स्टार psi dy लिमिट, यहाँ पे क्या है लिमिट -b से +b। अब इसका मान 1 आएगा तो असामान्यीकृत फलन कहलाएगा। psi की जगह पर psi का मान लिखें तो मैं 1/√2b into 1/√2b और dy लिमिट -b से +b, √2b और √2b हो गया 1/2b और 2 लगा के लिमिट कर दो, समाकलन की प्रॉपर्टी से 0 से b dy, तो उससे 2 कैंसिल हो गया 1/b dy का समाकलन y लिमिट करेंगे 0 से b 1/b b -0 1 आ जाएगा, प्रायिकता 1 आ जाएगी। तो ये 1/√2b फलन अपने को चुनने का कारण क्या है, तो इसके लिए प्रायिकता 1 है -b से +b के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आपतित हो रहा है वो -b से +b के बीच में ही आपतित होगा। तो इस लिमिट में असामान्यीकृत फलन होना जरूरी है, और असामान्यीकृत फलन होने के लिए प्रायिकता 1 होना जरूरी है, और 1 केवल इसी के लिए आएगी, इसलिए हमने तरंग फलन का चुना 1/√2b। ठीक है, तो ये एक असली रीजन है फलन 1/√2b चुनने का। अब यह तीव्रता के लिए अपन समीकरण लिखे हैं, तो तरंग संचरण नियतांक आयाम को होता है पूरी श्रेणी से, आयाम a के लिए संचरण नियतांक है फूरियर रूपांतरण निम्न होता है। psi y0 बराबर 1/√2π समाकलन, या इसको अपन मान लेते हैं psi y0 और आयाम a के मान लेते हैं। आयाम क्या है a के, आयाम का तरंग फूरियर रूपांतरण है a के बराबर 1/√2y psi y0, लिमिट क्या होगी -b से +b, e की घात -iota ky dy। तो e की घात का समीकरण ही होता है iota kx - t होता है x दिशा में, y दिशा में लिखेंगे तो ky। अब चूंकि यहाँ पे t 0 है इसलिए ओमेगा t वाला पद तो क्या जाएगा 0, तो ओमेगा t हटा के क्या बच गया iota ky, तो e की घात -iota ky रह गया केवल, या ओमेगा t माइनस लगा दें, तो x की दिशा में y लिख दिया और दिशा है y0 रखना, तो आयाम ये हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी -b से +b, y की लिमिट है। अब अगर चूंकि अपन जानते हैं संवेग के रूप में लिखें इसको, तो संवेग b बराबर होता है h का k, पहले से जानते हैं अपन, यानी कि k बराबर लिख सकते हैं p/h बार। संवेग के रूप में आयाम लिखें इसको a dy बराबर, k की जगह dy लिखते हैं,
ये आएगा 1/√2 एच बार आ जाएगा, इसमें एच बार है एक की जगह जब लिखेंगे पी वाई, वाई दिशा में समझेंगे इसलिए वाई लिखा, के बराबर समाकलन की लिमिट वही माइनस बी से प्लस बी है, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साई ऑफ वाई 0 ई की घात माइनस आयोडा और ए की जगह क्या लिख दो ई वाई अपॉन एच बार, वाई दिशा में समझेंगे ये बराबर पी अपॉन एच बार, ई की जगह पी वाई होगा वाई दिशा में और इनटू वाई डी वाई, इसको समीकरण 2 लिख दो और इसको समीकरण 3। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। आई वाई 0 का मान क्या है, 1/√2 भी लिख दो अंदर, ए पी वाई बराबर 1/√2 एच बार समाकलन लिमिट माइनस बी से प्लस बी, साई वाई 0 के जगह 1/√2b और ई की घात माइनस आयोडा पी वाई अपॉन एच बार वाई और डी वाई। सॉल्व करो, समाकलन हल करना है तो 1/√2 भी तो कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर आ जाएगा, √2 और √2 कितना हो गया 2 हो गया, ए पी वाई बराबर हो गया 1/2 और अंडर रूट हो गया पाई एच बार बी, बी भी अंडर रूट हो गया और ई की घात का समाकलन करेंगे तो ई की घात का समाकलन निकालने पर ई की घात माइनस आएगा ई वाई अपॉन एच बार वाई बटे इसका नीचे अवकलन होगा तो माइनस आएगा ई वाई अपॉन एच बार वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे और लिमिट हो जाएगी माइनस बी से प्लस बी, ठीक है। तो ए ई वाई बराबर क्या आ गया हमारे पास 1/2 अंडर रूट ऑफ पाई एच बार बी इनटू लिमिट रख दो पहले अपर लिमिट, इसको बाहर लिख दो साथ में, एच बार ऊपर पहुंच गया, एच बार अपॉन माइनस आयोडा पी वाई, इसका लिमिट कोई लेना देना नहीं है, लिमिट तो उसमें आएगी वाई की जगह, वाई की जगह बी लिखेंगे तो ई की घात माइनस आयोडा पी वाई अपॉन एच बार, अपर लिमिट लिखेंगे वाई की जगह बी, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लिखेंगे तो ई की घात माइनस आयोडा पी वाई अपॉन एच बार और वाई की जगह क्या लिखना है माइनस बी, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ना, तो ये तो अब कुल मिला के क्या हो गया हमारे पास ए पी वाई बराबर एच बार अपॉन 2 अंडर रूट पाई एच बार बी इंटू 1/पी और माइनस को अंदर ले लो, एच बार लिख दिया, पी वाई ये है, ये अंदर रूट का कैसे आयोडा को 2 को दोनों को अंदर ले लो और माइनस को भी अंदर ले लो, माइनस को जब अंदर लेंगे वो पीछे वाला पद प्लस का हो जाएगा, ई की घात हो जाएगी आयोडा ई वाई अपॉन एच बार बी और माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा, ई की घात माइनस आयोडा ई वाई अपॉन एच बार बी बटे 2 को हमने अंदर ले लिया 2 और आयोडा को अंदर ले लिया अपॉन 2 आएगा, ठीक है। माइनस को अंदर ले लिया हमने, तो माइनस के अंदर जब सेकंड वाला जो पद है वो प्लस का हो गया, तो फर्स्ट वाला पद माइनस का हो गया, 2 आयोडा ये है तो ये वाला तो आयोडा ये वाला, तो 2 आयोडा ले लिया। अब इसकी जगह अपन क्या ले सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं पहले से e की घात आयोडा x बराबर क्या होता है, सॉल्व क्या करता है इसका cos x प्लस आयोडा sin x, इसी तरह e की घात माइनस आयोडा x बराबर क्या होता है cos
x माइनस r डा sin x। इन दोनों को अगर घटाते हैं तो e की घात r डा x माइनस e की घात माइनस r डा x बराबर घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाता है, कितना होता है 2r डा sin x। 2r डा को नीचे नहीं आएंगे, e की घात r डा x माइनस e की घात माइनस r डा x अपॉन 2r डा बराबर क्या लिखते हैं sin x। तो ये टर्म यहाँ पे भी है, देखो x की जगह ये मान लें py h बार अपॉन b, तो क्या आ जाएगा x की जगह py h बार अपॉन h बार टू b। जैसे ही आएगा x की जगह पूरा मान हो गया, बाकी से कैसे ही। तो समीकरण 3 को कैसे लिखेंगे, समीकरण 3 से आयाम ये py बराबर हो गया 1 अपॉन अंडर रूट पाई h बार b इंटू h बार अपॉन py, और इस पूरे की जगह हो गया साइन x की जगह हो गया py अपॉन h बार b। ठीक है ना। अब इसको अपन क्या करें, इसको क्या करें, साइन के अंदर जो मान है वही मान अगर यहाँ लिखना चाहें तो py के साथ b से गुणा हो रहा है, तो हम b से ऊपर नीचे गुणा करते हैं अपनी तरफ से, p इधर कर दें b इधर कर दें। ये इसलिए कि हम ये इस जैसे मान यहाँ चाहते हैं। तो ऊपर का जो b है उसको तो हम ले लें अंडर रूट a py बराबर हो गया, ऊपर का b अंडर रूट ले लिया हमने, ऊपर का अंडर हो गया, ये भी नीचे है और एक ये है अंडर रूट b अपॉन पाई h बार को भी अंडर रूट ले लो और इनटू यहाँ क्या हो गया खाली साइन py अपॉन h बार b बटे, इसको नीचे ले लो b py अपॉन h बार को अंदर यहाँ रहने नीचे ही रहना, ठीक है ना। ये b जो है ऊपर फुल घात है नीचे हाफ घात है, तो ऊपर आती रह जाएगी और पाई h बार इसमें से ही है, और बाकी ये जो बचा ये वाला h बार अपॉन b py को ऐसे बटे ले सकते हैं, b py अपॉन h बार ऐसा रूप में जाएगा। अब ये किसे मान हो गया, इसको अपन अल्फा मान लेते हैं, माना b py अपॉन h बार बराबर अल्फा, एक py बराबर कितना हो गया अंडर रूट b अपॉन पाई h बार और साइन अल्फा बटे अल्फा, ऊपर का साइन अल्फा नीचे भी अल्फा, साइन अल्फा बटे अल्फा, इसको अल्फा अपन ने मान लिया। अभी आयाम हो गया, तीव्रता क्या होती है, तीव्रता आई बराबर का है a इंटू आयाम का वर्ग, यानी आई बराबर a इंटू आयाम क्या हमारा a py इसका वर्ग, तो आयाम का वर्ग लिखेंगे क्या मान आएगा, तीव्रता आई बराबर हो गया कि एज इट इज आयाम का वर्ग लिखेंगे तो अंडर बढ़ जाएगा इसमें से b अपॉन पाई h बार हो गया और साइन स्क्वायर अल्फा बटे अल्फा स्क्वायर वर्ग कर देना आयाम का, इसकी जगह I0 लिख ले, I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं I बराबर I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर। इसी तरह की तीव्रता हमने प्रकाश के विवर्तन के लिए ज्ञात की है, यहाँ I0 बराबर किसके हो गया ab अपॉन पाई h बार, ये b अपॉन पाई h बार के बराबर हो गया I0 का मान से मान कांस्टेंट है, a b पाई h बार से कांस्टेंट है। तो ये सूत्र हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ध्यान से प्रकाश के विवर्तन की सूत्र, वही सूत्र यहाँ भी आ रहा है, यानी कि वैसा
अनुरूप है सारा, इसे प्रकाश का विवर्तन है, उसी के अनुरूप यहाँ इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का विवर्तन भी ऑब्जर्व होता है। इसको अगर थीटा के रूप में लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से इस में देखो ये थीटा है, इसको क्या दिखा रहे हैं, यहाँ संवेग p है, ये थीटा कोण पे है, y दिशा में विवर्तित ये इधर हुआ py, इसको लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंबटे आधार py अपॉन p, और लगभग बराबर थीटा लिखते हैं। तो थीटा के रूप में py अपॉन p के रूप में हम इसको लिख सकते हैं अल्फा की जगह, ठीक है ना। अब इससे अपन एक्सप्लेन करें सारी चीजें। कौन सी चीजें, केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति, निम्निष्ठ की स्थिति देखें। तो सबसे पहले केंद्रीय उच्चिष्ट किसे कहते हैं, जो केंद्र पर मैक्सिमम तीव्रता प्राप्त होती है उसे अपन कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या कहते हैं उसे, केंद्रीय उच्चिष्ट। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए मैक्सिमम तीव्रता होती है। तो सबसे पहले देखें केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति, इसको क्लियर करते हैं यहाँ से। केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति क्या होती है, जब केंद्र प्राप्त होती है, थीटा बराबर 0, इसका मतलब अल्फा बराबर भी 0। और जब अल्फा का मान 0, यहाँ पे जो साइन अल्फा अपॉन अल्फा है, यानी ध्यान हो गया 0/0, इसका मान अपन क्या मानते हैं 1। इस सूत्र में जो समीकरण आपने लिखा हुआ है 4, तो इसको इससे i बराबर क्या आएगा, I0, यानी कि मैक्सिमम तीव्रता हो गई। और मैक्सिमम तीव्रता ही किसको शो कर रही है, उच्चिष्ट को, यानी केंद्र पे क्या मिलेगा, उच्चिष्ट का मतलब अधिकतम तीव्रता। थीटा जब 0 है विवर्तन नहीं हो रहा, थीटा क्या है, विवर्तन कोण है। थीटा क्या है यहाँ पर, विवर्तन कोण। अगर विवर्तन नहीं हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन सीधे पहुंच रहे बिना विवर्तित हुए, सभी थोड़ी विवर्तित होंगे, कुछ सीधे भी निकलेंगे, जहां के लिए थीटा 0 तो अल्फा भी 0, तो साइन अल्फा और अल्फा का मान 0 हो जाएगा निर्धारित के हिसाब से। तो तीव्रता क्या आएगी, मैक्सिमम। अब इसके बाद देखें निम्निष्ठ की स्थिति। निम्निष्ठ की स्थिति देखते हैं। निम्निष्ठ किसे कहते हैं, न्यूनतम तीव्रता को। निम्निष्ठ किसको कहते हैं, न्यूनतम तीव्रता को। मिनिमम तीव्रता जो मिलती है उसको अपन कहते हैं निम्निष्ठ। निम्निष्ठ कैसे मिलेगा देखो, तो अल्फा बराबर अगर अपन ने ले लिया क्या, अल्फा किसको माना अपन ने, यहाँ पे अल्फा का मान किसको माना था, यहाँ लिखा था ना अल्फा किसकी जगह लिखा था अपन ने, अल्फा लिखा था py अपॉन h बार की जगह। तो अल्फा अगर π/2 है, 3π/2 है, साइन का मान कितना आएगा, नंबर 1, यदि अल्फा बराबर हो π/2, तो साइन अल्फा बराबर क्या आएगा, साइन अल्फा का मान क्या आएगा, साइन π/2। ये पहले निम्नलिखित कह रहे हैं, तो पाई अल्फा बराबर पाई, साइन अल्फा बराबर साइन पाई, और साइन पाई का मान क्या होता है 0। तो ये जो तीव्रता आएगी I0, साइन अल्फा का मान 0 हो गया, समथिंग बटे कुछ भी हो 0 ही आएगा, और 0 का मतलब हो गया मिनिमम तीव्रता, यानी कि फर्स्ट निम्नलिखित हो गया। पहला निम्नलिखित क्या मिलेगा, जब अल्फा बराबर पाई, और दूसरा निम्नलिखित देखना है अल्फा बराबर 2 पाई, साइन 2 पाई का मान में क्या होता है 0 ही होता है। तो इसके संगत की तीव्रता क्या आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि मिनिमम हो गई। और नंबर 3 स्थिति, द्वितीयक उच्चिष्टों की स्थिति अगर अपन देखते हैं, द्वितीयक उच्चिष्ट कैसे मिलता है, निम्निष्ठ के बगल में लिखा है द्वितीयक उच्चिष्ट। जब हमने प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप देखा होगा, केंद्र पे चौड़ी पट्टिका आती है मैक्सिमम तीव्रता की, उसके बाद यहाँ एक बारी पट्टी आती है, इसको फर्स्ट निम्नलिखित कहते हैं, उसके बाद ये तीव्रता आती है, उसको कहते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट। तो द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए अल्फा बराबर क्या होता है π/2। तो अल्फा बराबर π/2 लिखे हैं, तीव्रता
मैक्सिमम थी, तभी साइन का मान मैक्सिमम आएगा। साइन अल्फा बराबर साइन पाई बाई 2 का मान क्या हो जाएगा 1। तो साइन पाई बाई 2 का मान 1 हो गया। तो यहाँ आई बराबर क्या है, I0 इंटू 1 बटे अल्फा का स्क्वायर। अल्फा का मान क्या है, अल्फा किसको माना अपन ने, पी बाई बी अपॉन एच बार वन अपॉन पी बाई बी अपॉन एच बार। इसको ऊपर लेंगे I0 एच बार अपॉन पी बाई बी। अब ये जो मान आएगा उससे अपन एच बार में लेने से पी बाई बराबर एच अपॉन लैम्डा लिखते हैं अपन। तो तीव्रता जो आएगी इन सब का मान अपन लिखते हैं, पी बाई का मान लिखते हैं, बी का मान लिखते हैं, एच बार का मान लिखते हैं और कैलकुलेट करें इसको तो मान क्या आएगा लगभग I0 बटे 22 तीव्रता I0 बटे 22। ये द्वितीय विशिष्ट की स्थिति हो जाएगी। अल्फा की जगह पाई बाई 2 लिख दो सीधा, यूं नहीं कर सकते तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहें तो आई बराबर I0 तो है साइन अल्फा की जगह 1 और अल्फा की जगह केवल क्या लिख दो पाई बटे 2 और इसका स्क्वायर। अब पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर पहुंच गया, 4 बटे पाई स्क्वायर हो गया। और पाई का मान होता है 3.14 का स्क्वायर। अब 3.14 का स्क्वायर कितना होता है, लगभग 9.86। और 4 यहाँ लगभग भाग देंगे तो 2.2 की समथिंग आ जाएगा। 4 में इसका भाग देंगे तो 2.2 की समथिंग आ जाएगा, यानी लगभग 3 तक आ जाएगी स्क्वायर हो जाएगी, पाई स्क्वायर पे 4 हो जाएगी इसकी, तो लगभग I0 बटे 22 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस तरह से अपन मान निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। 3 पाई बाई 2 के लिए अगला बच्चे को उच्चिष्ट प्राप्त हो जाएगा, तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से अपन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत भी प्रूव कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, एकल स्लिट विवर्तन द्वारा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत की पुष्टि। कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन चूंकि -b से +b के बीच में आपको हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता कैसे निकालेंगे, स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा y प्लस का b और -b का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2b। और संवेग में अनिश्चितता निकालेंगे, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा py बराबर ऊपर की तरफ प्लस py, नीचे की तरफ -py, यानी कि 2py। py का मान कितना है, py बराबर क्या लिखेंगे अपन, संवेग जो लिखा py बराबर क्या लिखा अपन यहाँ लिखा था ना h बार अपॉन p। दे ब्रोगली सिद्धांत से लैम्डा बराबर h अपॉन p होता है, तो h बार अपॉन p लिख सकते हैं इसकी जगह h बार अपॉन py। ऊपर अपन ने लिखा था यहाँ पे h बार अपॉन py क्या लिखा था, p बराबर संवेग बराबर क्या लिखा मैंने h बार अपॉन b। h बार अपॉन b लिखेंगे इसकी जगह, h बार की जगह h अपॉन 2y लेंगे, 2 से 2 कट गया, तो मान कितना आया। अब स्थिति में और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल 2b इंटू h अपॉन 5b
बी से बी कट गया। ये जो मान आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, एच बार अपॉन 2। उसे गुणा कर देंगे, एच बार हो जाएगा, एच बार अपॉन 2 से ज़्यादा है उसे गुणा कर दो इसको, तो 2h आएगा। नहीं, बी से बी कट गया, 2h यहाँ से 2 से गुणा कर दो तो बटे में 2 आ जाएगा, ऊपर एच अपॉन 2 पाई का हो जाएगा, एच बार बन जाएगा। तो ये इस तरह से मान 2h बार एच बार के बराबर होगा, तो एच बार बाई 2 से तो ज़्यादा ही है, ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए गुणनफल। तो इससे अपन ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का भी इसमें पालन हो रहा है। यानी द्रव्य कण की जो गति हो रही है, इलेक्ट्रॉन के रूप में द्रव्य कण चल रहा है, वो तरंग की तरह बिहेव करता ही है। कण तो मूल स्वरूप उसका है ही, इसके अलावा वो तरंग की तरह भी बिहेव कर रहा है, और इसमें हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का भी पालन हो रहा है। और विवर्तन ठीक उसी के अनुरूप हो रहा है जैसा कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो जिस तरह प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, उसी तरह किसका विवर्तन हो रहा है, प्रकाश तरंगों के विवर्तन की तरह किसका विवर्तन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किरण का। तो इसी के साथ हमारी थर्ड यूनिट पूरी हो गई, क्वांटम फिजिक्स की 2 यूनिट कंप्लीट हो गई। जो सबसे टफ कठिन पेपर है हमारा क्वांटम फिजिक्स का थर्ड पेपर, सबसे लेंथी, उसके 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी यूनिट अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि सबको ठीक ढंग से पढ़ाई करनी समझ में आएगा तभी, जब हर वीडियो को कंटिन्यूस लिखोगे, नोट्स लिखोगे, अपने हाथों से सीखोगे, समझोगे। खासकर सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट तो इजी थी, लेकिन सेकेंड यूनिट में बहुत सारी पुस्तकता है, उसको ठीक से समझोगे हर चीज़ को, तभी आगे के स्टेप्स हमें समझ में आएंगे। ठीक है।